हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 15 के बारे में, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। चाहे हमें किसी भी तरीके के जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, मेडिसिन्स हैं, वुड है या अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इन सभी के बारे में जब हम बात करेंगे, इनकी वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे, तो आप देखोगे ये इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, राइट। तो इस पैराग्राफ में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब सभी जो स्पीशीज़ हैं, जो वैरायटी है हमारे वर्ल्ड में जो अवेलेबल है, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटीज़ है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। मतलब वो बहुत खतरे में है या वो ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनकी जो वैरायटी है उनको डिस्टर्ब करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि लगभग 2000 स्पीशीज से भी ज़्यादा बर्ड्स क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। द IUCN रेड लिस्ट, IUCN या फिर रेड लिस्ट की जगह रेड डाटा लिस्ट भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो वो क्या है? एक ऐसी डाटा स्टोरिंग बुक है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द एक्सटिंक्ट स्पीशीज, उन स्पीशीज के बारे में जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल यूनियन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक रेड लिस्ट निकाली थी ईयर 2004 में, जिसके हिसाब से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं 784 स्पीशीज। किस किस की है उसमें? इंक्लूडिंग 338, क्या है 338 किसकी स्पीशीज है? वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ पिछले 500 सालों में लगभग 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स की जब हम बात करेंगे तो डोडो, जो कि क्या है मॉरिशस, वहां से एक्सटिंक्ट हो चुका है। कागा अफ्रीका से, थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सीकाउ रशिया से, एंड टाइगर की 3 सब स्पीशीज जो कि हैं बाली, जवान एंड कैस्पियन। All these organisms have recently been extinct from different areas, जैसे कि मॉरिशस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड कहाँ पर बात हो रही है? ये टाइगर्स के बारे में। तो अलग अलग जगह से ये सभी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर अभी पिछले 20 सालों की हम बात करें, लास्ट 20 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे, तो 27 स्पीशीज रिसेंटली क्या हो चुकी हैं? डिसअपियर हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें इनके नाम याद रखने हैं। टाइगर की जो सब स्पीशीज है उनके नाम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि जो ये टैक्सा है, यानी कि जो ग्रुप है एम्फीबियंस के, एनिमल्स के, लिखा हुआ है दीज ग्रुप लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। तो जितनी भी केयरफुल ऑब्जर्वेशंस की गई है रिसेंटली, उसमें ये पता चला कि जो एम्फीबियंस की जो ये पूरी टैक्सा है, कैटेगरी है, ये सबसे ज़्यादा खतरे में है, वल्नरेबल है ना, और ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 15,500 स्पीशीज ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। प्रेजेंटली 12% ऑफ बर्ड्स, 23% ऑफ मैमल स्पीशीज एंड 32% ऑफ एम्फीबियन along with 31% of gymnosperm species are facing threat of extinction। तो ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरे में है।
अगर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ इसी तरीके से चलती रही, अगर जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि फॉरेस्ट फायर अगर हमारी वजह से होता है, राइट, पॉल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं, सो दीज ऑल आर दी कॉजेज, ये सब क्या है, रीजंस हैं जिस वजह से इन प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। बेसिकली अब तक जो पांच एक्सटिंक्शन हुए हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है, दिस इज दी मास एक्सटिंक्शन। जो मास एक्सटिंक्शन है उसका मतलब है एक साथ बहुत सारी स्पीशीज का लुप्त हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना। ठीक है, लेकिन जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है इस पर ही इतना जोर क्यों डाला, इस पर ही इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो रिसेंटली, जो अभी प्रेजेंटली जो चल रही है वो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है, एंड अगर बाकी 5 एक्सटिंक्शंस को सिक्स्थ एक्सटिंक्शन से कंपेयर किया जाए तो आपको ये पता चलेगा कि इनमें जो डिफरेंस आता है वो रेट्स में आता है। द डिफरेंस इज इन द रेट्स, द करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 times faster than in pre-human times, and our activities are responsible for the faster rates. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है ये बाकी पांचों एक्सटिंक्शन से बहुत ही ज़्यादा, यानी कि फास्ट रेट पर हो रही है, और इसका जो रेट है वो 100 से 1000 गुना फास्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिक्स्थ एक्सटिंक्शन से पहले ह्यूमन नहीं थे, प्री ह्यूमन, इंसानों के आने से पहले का समय था। ठीक है, और उस समय हमारी कोई हार्मफुल एक्टिविटीज प्लांट्स या एनिमल्स को अफेक्ट नहीं करती थी, जो कि अब करती है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, एंड द अनदर नेम फॉर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज इज द इविल क्वाड्रेंट्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो कि हमें डिस्कस करना है। लिखा हुआ है इन जनरल, जब जनरली हम बात करते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, क्या हो सकता है अगर किसी भी एक एरिया में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। मान लो किसी रीजन में पहले 50 स्पीशीज रहा करती थी, अब मात्र 20 स्पीशीज है। ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो क्या है? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। भाई जो प्लांट्स की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुकी है, अफेक्ट हो चुकी है। सेकंड, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परपेचुएशंस सच एज ड्रॉट। भाई क्या होता है जब ज़्यादा स्पीशीज एक साथ होती हैं तो वो स्टेबल होती हैं। मैंने आपको बताया था, टिलमैन जी जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने भी यही बोला था, है ना। तो अगर नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो जाए किसी भी एरिया में, अगर डाइवर्सिटी लॉस हो जाए, तो जो रेजिस्टेंस मिला करता था एनवायरमेंटल कंडीशन से, जैसे कि सूखा, ड्रॉट, अब वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो बची कुची डाइवर्सिटी है, स्पीशीज है, उनको सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रोडक्टिविटी। भाई प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए जब 50 स्पीशीज रहा करती थी तो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी थी 1000 जूल एनर्जी बना रहे थे वो, है ना। लेकिन क्योंकि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया है तो हो सकता है कि अब सिर्फ 400 जूल एनर्जी ही प्रोड्यूस होती हो। क्लियर हो गया? सो ये 3 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जो कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने पर ये चीजें फेस की जा सकती है, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि है क्या कारण, कॉजेज क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर, हैबिट, जो उनका हैबिटेट हो जहां पर वो रहते हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ये एनिमल्स और प्लांट्स के एक्सटिंक्शन का, क्योंकि लगभग 14% जो हमारे पूरे अर्थ का लैंड है वो ऐसा हुआ करता था कि पूरा फॉरेस्ट से ही कवर था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह। लेकिन अब क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉयड होता जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए
अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो रेन फॉरेस्ट है उनको कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है इसको कहते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट। लंग्स ऑफ द प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट से, ठीक है। और ये एक ऐसा रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज रहती हैं, जहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, साफ। क्यों भाई? फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स, ये पहला रीजन है। और दूसरा फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल। इन दो रीजंस की वजह से, सोयाबीन की कल्टीवेशन की वजह से और ये जो रेन फॉरेस्ट है इसको ग्रासलैंड में बदलने के लिए, ताकि बीफ कैटल मिल सके, एनिमल्स या कैटल उनका मांस इन सबको ले सके। इसी रीजन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, उनका जो हैबिटेट है, उनका जो घर है, उनकी जो रहने की जगह है वो लॉस हो गई है। जिस वजह से क्या होता है, मान लीजिए 10 स्पीशीज रहती हैं एक जगह पर, उस जोग्राफिकल एरिया को आपने खाली कर दिया, वहाँ पर आप खेती कर रहे हो या अपने मतलब के लिए उस जगह को यूज कर रहे हो, तो वहाँ की जो 10 स्पीशीज थी अब वो अलग अलग जगह चली जाएंगी, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो उनका जो घर था उसका बंटवारा हो चुका है ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से, राइट। तो वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में चली जाती हैं, ठीक है, एंड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो जाती है, जो भी स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं उनकी, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नाउ द सेकंड फैक्टर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, मैंने एक लाइन बोली थी कि ह्यूमन की ग्रीड, जो लालच है, वो बढ़ चुका है। तो हियर यू कैन सी व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जब ज़रूरतें लालच में बदल जाती हैं, है ना, तो क्या होगा, उस वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगी। मान लीजिए हमें ज़रूरत कम थी, लेकिन हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर इस चीज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो मुझे उससे बेनिफिट मिलेगा, तो हम उसको ओवर एक्सप्लॉयट करना शुरू कर देंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे, राइट। तो इसी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले 500 ईयर्स में स्टेलर सी काउ, पैसेंजर्स पिजन, ये सब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट, ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से, राइट। प्रेजेंटली मैनी मैराइन फिशेस और पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। क्यों भाई? ह्यूमन की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, ह्यूमन की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि फिशेस की ओवर प्रोडक्शन की जा रही है, जिस वजह से उनका जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा होता जा रहा है, एंडेंजर, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा था ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो कि सेकंड रीजन है। नाउ द थर्ड कॉज, जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, एलियन स्पीशीज इन्वेशन, राइट। तो एलियन स्पीशीज का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कि कोई फॉरेन स्पीशी, किसी भी एरिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस एरिया में पहले से ही एग्जिस्ट करने वाली, यानी कि शुरुआत से उसी एरिया में रहने वाली जो स्पीशीज होती हैं उनको इंडिजिनस स्पीशीज या फिर नेटिव स्पीशीज कहा जाता है, राइट। लेकिन अगर उन नेटिव स्पीशीज या इंडिजिनस स्पीशीज के होते हुए भी बाहर से कोई दूसरी स्पीशीज उनके ज्योग्राफिकल एरिया में आकर रहने लगे और उनके साथ कंपटीशन करने लगे, तो इस तरीके के जो पूरा फैक्टर है, जो रिकॉज है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेशन। तो इसमें आप देखोगे कि जब भी कोई फॉरेन या एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर जाती हैं, आ जाती हैं किसी भी पर्पस से, चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, ठीक है, तो उनमें से कुछ इन्वेसिव हो जाती हैं। इन्वेसिव मतलब घुसपैठ करने लगती हैं, जिस वजह से पहले से रह रही स्पीशीज यानी कि इंडिजिनियस स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं या फिर उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, जो कि कहाँ पर है, लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो जब वो नाइल पर्च लेक विक्टोरिया में आई तो कुछ समय के बाद ही जो वहाँ पर पहले से रहने वाली
जो नेटिव स्पीशीज थी 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लेट फिशेस, वो क्या हो गई, इवेंचुअली दे गॉट एक्सटिंक्ट। यानी कि नील पर्च के आने की वजह से लेक विक्टोरिया में रहने वाली 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लेट फिशेस एक्सटिंक्ट हो गई थी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो नाइल पर्च थी वो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर थी, जिस वजह से सिक्लेट फिशेस को प्रॉपर फूड नहीं मिला और वो एक्सटिंक्ट हो गई, राइट। और भी ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे कि इन्वेसिव वीड स्पीशीज है लाइक कैरेट ग्रास, जिसको पार्थेनियम कहते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेंटेना दिया हुआ है, एंड वाटर यासिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड इकॉर्निया क्रेसिपस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस नीट में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये नीट के रिस्पेक्ट में जरूर याद रखना है। पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव स्पीशीज। ठीक है, फिर यहाँ पर रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑब्जर्व किया गया था अफ्रीकन कैटफिश यानी कि क्लैरियस गैरिपाइनस का, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इज पोस्टिंग अ थ्रेट टू इंडिजिनियस कैटफिशेस इन आवर रिवर्स। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अफ्रीकन फिश को, कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन रिवर्स में, लेकिन उन कैटफिशेस ने पहले से रहने वाली जो यानी कि जो इंडिजिनियस कैटफिशेस थी उनको क्या कर दिया, उनके लिए थ्रेट बन चुकी हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे। फोर्थ जो कारण है, जो कॉज है, वो है को एक्सटिंक्शन। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई प्लांट या एनिमल की स्पीशी किसी दूसरे प्लांट या एनिमल से उसके ऊपर डिपेंड करती है, उससे एसोसिएटेड होती है, ठीक है, तो एक स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने पर दूसरी स्पीशी भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन, यानी कि दोनों स्पीशीज का साथ में एक्सटिंक्ट हो जाना। हियर यू कैन सी, जब एक स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाती है तो जो प्लांट या एनिमल स्पीशी उससे एसोसिएटेड होती हैं, यानी कि जुड़ी हुई होती हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, दे विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, राइट। जब भी कोई होस्ट फिश एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहने वाले जो पैरासाइट्स हैं उनका भी सेम फेट होता है, सेम रिजल्ट, मतलब वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर प्लांट पॉलिनेटर दे रखा है, म्यूचुअलिस्ट, जिसमें आपने ऑर्किड्स और हनी बी के बारे में पढ़ा होगा, या फिर मॉथ एंड यूका प्लांट। ठीक है, सो दीज कुड बी द एग्जांपल्स ऑफ को एक्सटिंक्शन। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड ऑल्सो सम स्पीशीज दैट हैव रिसेंटली गॉट एक्सटिंक्ट। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आई होप आपको ये समझ में आया है। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।